रहने दी। कल इसमें से कौन नहीं आए थे? कल इसमें से कौन नहीं आए थे? सभी आए थे। ठीक, तुम नहीं आए थे कल? स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है तुमको? किस पे हाथ रखे थे? कल बातें हेसस लॉ से आगे बढ़ी थी। बॉर्न हैबर साइकिल किया था और फिर क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन का दौर समाप्त नहीं हो पाया था और वो दौर आज भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कल टेस्ट है। तो हो सकता है, देयर इज अ चांस कि आपको फायदा हो जाए। मतलब मैंने कहा देयर इज अ चांस, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा, अब इतना विश्वास तो कम से कम है कि नहीं होगा। चलो, लेकिन जाते जाते क्वेश्चन मैं छोड़ गया था और मैंने आपसे कहा था, नहीं, आपने मुझसे कहा था कि वो क्वेश्चन सर हम लोग बना लेंगे, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा गया था। तो कितने स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन कर लिया है? देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर जा सकते हो। इसमें कोई, मुझे इस तरीके से पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम घर चले जाओ, घर जाओ। ये बेहोश वेहोश हो जाओगे। यहाँ इमरजेंसी में भाई साहब एम्बुलेंस नहीं मिलते हैं, तो उसका रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, बोलोगे तो घर भिजवा भी सकते हैं। इससे अच्छा तुम घर चले जाओ, ये सलाह है। ठीक है, तुम्हारे पास सोचने के लिए 2 मिनट है, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अब यही दिक्कत है, फिर से मुझे क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग तो बनाए नहीं हो। उससे कॉपी में एक पॉइंट उसके बाद आगे नहीं लिखा गया। कल कॉन्फ्रेंस में कह रही थी सर छोड़ दीजिए, किसी से नहीं बना। वो बहुत आसान क्वेश्चन था, बनाए थे सभी लोग। मुझे क्वेश्चन देख लेने दो, मैं ही भूल जाता हूँ। क्वेश्चन लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी अब। अरे क्वेश्चन, देखो, यही डिसीजन होना चाहिए लाइफ में। मनी जी को बोल देना जाते समय, मुझे याद थोड़े रहता कौन आया कौन नहीं आया, उनको बोल देना। चलिए, अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्या करते हैं? मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना, ये दिक्कत है। क्या हुआ? ए, अब मजा आएगा। तुम काहे नहीं आए थे कल? काहे नहीं आए थे कल? झूठ बोलोगे? झूठ बोलोगे? तुम परसों नीचे में घूम रहे थे जब यहाँ क्लास चल रहा था। कल तुम्हारा तबीयत खराब हो गया। परसों से टेबलेट लेने तुम यहाँ से यहाँ आते हो? ऐसा कौन सा टेबलेट? अच्छा, इस नीचे में, यहाँ नीचे बहुत सारे टेबलेट मिलते हैं और इंजेक्शन भी मिलता है। तुम वही इंजेक्शन लेने आते हो?
चलिए, सवाल था कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O आपको दिया गया था, और बेंजीन, नॉट बेंजीन, कौन सा कंपाउंड था ये तक याद नहीं, मतलब सवाल ग्लूकोज का आपको क्या निकालना था, इंथैल्पी ऑफ, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं बातों को? चलिए शुरू करें। अब इस तरीके के सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिएक्शन लिखना। क्या इंपॉर्टेंट है? और मेरे साथ ही क्यों होता है, तुम लोग एक ही बार में आ जाया करो। तुम दोनों इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम वहीं बैठो, तुम वहीं बैठो, तुम इधर आओ, इधर आओ, वहां बैठो, तो यहाँ बैठो, बैठो वहां नहीं, वहां बैठोगे, वहां पीछे उसके जस्ट आगे, हाँ नहीं वहां, जाओ 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 जाओ, अरे वहां बैठो, कल से लेट आए। चलो इधर देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, करना क्या है आपको? कंबशन करना है, तो मतलब O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा ना, और बनाएगा क्या? CO2, और सब पता है ये, तो क्या दिक्कत है? यहाँ 6 कार्बन है, इधर कितने कार्बन होंगे? ऑक्सीजन के गेट लगाओ, गेट लगाओ, वहां बैठो, बैठो वहां बैठो, और तुम लोग इतने उदंड क्यों हो रहे हो? देखो वो कैसे वो हंस रही है, बनराकर जैसे हंसते हैं। देखो इधर H2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? क्या करूंगा? ऑक्सीजन कितने हो गए नेट? अब 12 6 19, और इधर कितने ऑक्सीजन है? 6, तो कुछ करना होगा ना, क्या करना पड़ेगा? अब हो गए बैलेंस, सारे बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत समझ रहे हैं बातों को? मेन काम यही था, उसके बाद काम तो आपको खत्म हो चुका है। अब आपको चाहिए क्या? इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस। अब आपको याद होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन मैंने डिफाइन कैसे करवाया था। चलो सब लोग पीछे कॉपी में देखो, कोई पढ़ लिख के नहीं आता है। मैंने पहले ही कहा था कि थर्मोकेमिस्ट्री में छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से आप लोग नहीं देखेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। और तुम लोग कैसे डिफाइन किया था? ये 1 मोल है, ये नहीं है 1 मोल, तो 1 मोल रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है ना O2 के साथ, तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। और इंथैल्पी ऑफ कंबशन के लास्ट में एक टर्म और लिखाया था मैंने, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं इसको? अरे बोला था ना, भूल गए तुम लोग? इसको कैसे लिखा जा सकता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में? तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से।
कैसे लिखोगे? ठीक है, कोई दिक्कत? जोर से बोलो। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। हम्म, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको पहले से ही ना, दिया हुआ है ना? देखो, कल क्वेश्चन जो दिया था उसमें CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ था, कितना था? -400 पर मोल था ना। यहाँ कितना मोल है? तो क्या करोगे? 400, यही था ना? इस H2O की कितनी दी हुई थी? माइनस माइनस। अब देखो रिएक्टेंट साइड में तुमको ये O2 है, O2 अपने मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, इसलिए उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0। ये बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो यहां पे अब आप क्या लिख सकते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज माइनस, सॉरी माइनस नहीं, +0। अब इसको सॉल्व करोगे और यहां से तुमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फाइंड हो जाएगा, ठीक है? ठीक, और जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होगा वही आपको फिर बराबर हो जाएगा उसकी। इतना ही करना था, तो जोड़ घटो तो तुम लोग कर ही लोगे। सबका तो दिया ही हुआ है ना, CO2 का दिया हुआ है, H2O का दिया ही हुआ है, ग्लूकोज का दिया ही हुआ है, अब निकाल लो कंबशन। नहीं, यही था ना, वो वाला फॉर्मूला लिखाया था, ये वाला फॉर्मूला में लिखाया था क्या मैंने? नहीं लिखाया था, तो इसको अलग से नोट करके भी लिख लेना, ठीक है? इसको अलग से नोट करके कहीं लिख लेना। अच्छा, वो बॉन्ड वाला फॉर्मूला लिखाया था कंबशन के लिए लगता है, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ तुम बोलो, ये इतना ही करना था। ये किसका क्वेश्चन था पता बताए थे ना कल? 13 में एडवांस में पूछा गया था, इतना ही करना था खाली। हम ही से पूछ रहा है क्या हो गया, तुम ना बताओगे क्या हुआ है। लिख लिया इसको, वैल्यू पुटिंग करने आता है ना सबको, जोड़ घटाव करने आता होगा, उसमें तो तुम लोग माहिर हो। बायो वाले से पूछ ले, बायो वाला 10th में मैथ पढ़ के नहीं आया है।
उठो वहां से, उठो वहां से, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, उठो वहां से। पीछे जाओ, पीछे बैठो तो, पीछे वाले बेंच पे। क्या हुआ सर? हाँ? ना पता कौन से समाज से, सोसाइटी से तुम लोग आए हो, मुझे तो उसका कुछ ठिकाना नजर नहीं आता है। कौन से स्कूल में तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हुई है? ये वाला क्वेश्चन देखो तो, ये क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है ना? जितना पूछा जाए उसी का जवाब दो। इसमें क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये सीधे आपको क्या पूछ रहा है कि कौन फॉर्मेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बस आपको ये जानना है इस क्वेश्चन के लिए कि हाउ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड। और मुझे ये खूब अच्छे तरीके से याद है कि मैंने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाया है और उसका डेफिनेशन आपको बताया है, और एक नहीं 3 बार बताया था, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ इंथैल्पी चेंज है। तो आप अपने कॉपी के पिछला पन्ना पलट के भी उसका डेफिनेशन एक बार देख सकते हैं। और मैं आपको इस क्वेश्चन को और थोड़ा आसान बना दूं। आसान हो गया ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/8 एसिड प्लस O2। ये पहली बार ये मॉलिक्यूल देख रही हो क्या? 10th में देखा। हाँ, सब लोगों ने देख लिया। चलिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन होता है कि उसका निर्माण होना चाहिए प्रोडक्ट का अपने मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल स्टेज से, किसी को दिक्कत? और जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 मोल। कितना होना चाहिए? समझ रहे हो बातों को? अब यही कैटेगरी खाली इसमें चेक कर लो ना, यही चेक कर लो। सल्फर का मोस्ट स्टेबल स्टेट है एसिड, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। और ये फॉर्म क्या कर रहा है? कितना मोल है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की सारी कैटेगरी को, सारे कॉलम को टिक कर रहा है ये। जोर से बोलो। तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है, ये मोर देन 1 करेक्ट है इसमें, तो सारे और चेक करने पड़ेंगे। ये H2 है तो ये भी मोस्ट स्टेबल स्टेट, O2 फॉर्म कर रहा है H2O, लेकिन कितना मोल हो गया? तो ये स्टेबल, सॉरी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कॉलम को टिक, तो ये तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं डी, कार्बन है स्टेबल, सी बाद में देख लेंगे। ये क्या है? और ये क्या है ये हो गया। और सी, ऑक्सीजन अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, 1 मोल फॉर्म हो रहा है, हो गया। कोई दिक्कत? अरे जोर से बोलो। हो गया। समझ गए कौन सब है? बी छोड़ के। यही आसान क्वेश्चन था ना? था ना आसान? लिख लो।
हाँ तो नहीं आता है, मोर देन वन वाले क्वेश्चन नहीं रहते? पहली बार सोचे सुनने हो? लगता है इसने पेपर पहली बार। एडवांस में मोर देन वन करेक्ट होते हैं बाबू, सारे क्वेश्चन नहीं, सिंगल करेक्ट वाले भी आते हैं, मोर देन वन भी आते हैं ऑप्शन में। कितना ऐसे ही लोग पहुंच जाते हैं वहां, जहाँ की इमारतों की ऊंचाई अमेरिका को भी परेशान करती है। पढ़ना पड़ता है, रातों को दिन और दिन को रात बनानी पड़ती है। वैसे तुम लोग तो बना लेते हो रात को दिन, दिन को रात, पढ़ते नहीं हो ये अलग बात है। क्यों विशाल, तुम्हारे बारे में तो ये चर्चा खूब चल रही है आजकल, और मैंने तो देख भी लिया तुम्हें दवाई लेते हुए। ए, तुम्हारा आवाज तो अलगे है। नहीं तुम बुद्धिहीन हो ना, इसीलिए। ये क्वेश्चन करो तो थोड़ा।
क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचो और तुम सिर्फ घड़ी मत देखो, थोड़ा सोचो। चलिए देखो, समझ गया मैं। किसको किसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी समझ में आया है? मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं इसमें भी। अच्छा, विच वन लिख दिया है मैंने? अब ठीक है ना? चलो 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 चलो, ऑप्शन के थ्रू ही देख लेते हैं हम लोग। इसमें दो ग्राफ दिखाए गए हैं। ऐसे ग्राफ का नेचर तो आपको पहले ये ग्राफ शायद मैंने बताया है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ ये आपको बताया गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे नहीं भी बताया गया तो दिया गया है तो लिख दिया है उसने, दिस इज आइसोथर्मल और दिस इज एडियाबैटिक। P1 V1 T1 टू स्टेट चेंज हो गया, P2 V2 T2, और इसमें किसमें चेंज हो गया? P3 V3। पहला ऑप्शन देखते हैं, T1 इक्वल टू T2। क्या T1 इक्वल टू T2 होगा? ये ऑप्शन तो आपको कम से कम सही कर ही लेनी चाहिए थी। किसको किसको ये बात समझ में आ गई कि T1 इक्वल टू T2 होगा? पांडे जी, तुम्हें समझ में आई ये बात? ध्यान देगा तब ना यहाँ पे। देखो, उसने साक्षात लिख दिया है किसी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर क्या होती है? चेंज इन टेम्परेचर जीरो ना, कांस्टेंट हुआ तो चेंज जीरो हो गया ना। तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया तो T1 और T3 T2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। बी देखो, T3 इज ग्रेटर देन T1। चलो यहां मुद्दा उछला, T1 यहां है, ये थोड़ा सा बताओ, फंस गया ना मुद्दा? कैसा एक्सपेंशन हो रहा है? कैसा एक्सपेंशन हो रहा है? एडियाबैटिक। कैसा एक्सपेंशन हो रहा है? और हीट का एक्सचेंज एडियाबैटिक प्रोसेस में नहीं होता है ना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कौन करवाता है? वर्क डन ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू जीरो हो जाते हैं ना एडियाबैटिक प्रोसेस में। अच्छी बात है। अब ऐसा समझो, V1 इस ग्राफ को देखोगे तो V1 टू V3 हुआ है, और V3 ऑब्वियस सी बात है V1 से क्या है? बड़ा है देखो, बड़ा है ना, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है? एडियाबैटिक। अब ऐसा समझो कि आइडियल गैस है और उसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, और हीट का इवॉल्वमेंट जीरो है। समझ रहे बातों को? तो टेम्परेचर चेंज तो करेगा। अब टेम्परेचर राइज करेगा कि टेम्परेचर डाउन करेगा? तुम बताओ।
तुमको क्या स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है, तुम बताओ क्या लगता है तुमको, टेम्परेचर राइज करना चाहिए या फॉल डाउन करना चाहिए? एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं बिल्कुल राइज नहीं करना चाहिए, फॉल करेगा टेम्परेचर गधेरा। देखो ध्यान से, तुमने क्या किया, वॉल्यूम को एक्सपैंड करने के लिए छोड़ दिया, और वॉल्यूम को एक्सपैंड कौन कर, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अगर इसको एक्सपैंड करवा रहा है तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का ना। तो इसको एक्सपैंड कराने में खर्ची हो, एनर्जी लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं होगा? अरे इंटरनल एनर्जी ही तो वर्क डन अप करवाएगा, नहीं? ऐसा भी उल्टा भी सोच सकते हो, वर्क डन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद वर्क डन, तो टेम्परेचर क्या करना चाहिए, फॉल जब तक नहीं करे, क्योंकि ये तो एक्सपैंड कर गया, एक्सपैंड करा तो करवाया कौन, दिस, तो इसका तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो लॉस हुआ तो टेम्परेचर में आपको गिरावट दिखेगा कि नहीं हुआ। तो अभी जो एक्सप्रेशन बोलने वाला याद भी रख लेना, एडियाबैटिक एक्सप्रेशन एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है? तो ये ऑप्शन क्या है, सही है? नहीं है, कूलिंग का, कूलिंग इफेक्ट हो, सो कूल ऐसा ही बोलते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूल आपको देखने को मिलेगा। अगर इस कमरे में गैस को एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए छोड़ दिया जाए तो कुछ देर बाद आपको फिर उतना भी ठंडा नहीं कर देता है कि तुमको महसूस हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑप्शन आपको सही दिखता होता हुआ दिख नहीं रहा है। तीसरा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक, इसका जवाब तो एक बच्चा भी दे सकता है यहाँ बैठा हुआ। कौन बच्चा है, रिशु? वर्क डन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन एडियाबैटिक, बच्चा मतलब वो जो झोपड़ी में नीचे रहता है 4-5 साल का, वो दे देगा जवाब। तुम क्या बुलाओगे, वो रोज जाता है, तुमको टोकता है, कैसे कैसे गधेरे को पढ़ा रहे हो? नहीं हुआ, नहीं नहीं समझ में आया, ये गलत है, चलो यही समझ में, कॉन्फ्रेंस में सर हिला रही है, गलत है, कैसे गलत है ये? प्रेशर वॉल्यूम का है ना ये ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में वर्क डन कौन देता था, कैसे निकालते थे, ये क्वेश्चन तो करवाया है मैंने ना। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में वर्क डन कैसे निकालते थे, अरे एरिया अंडर द कर्व, देख रहे हो कितना अच्छे तुम लोग पढ़ के आए हो, थर्मोडायनामिकल टेस्ट दोगे, एरिया अंडर द कर्व, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया रहता था तो एरिया निकाल लेते थे ना, वही वर्क डन देता था ना, तो क्वेश्चन करवाया है मैंने। तो अब देखो, आइसोथर्मल ये वाला ग्राफ है, इसके अंदर एरिया ये टोटल आ गया, एडियाबैटिक के अंदर ये एरिया ये आ गया, अब किसका एरिया ज्यादा है, वो तो दिख रहा है किसका एरिया ज्यादा है, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा, तो कौन सा सही होगा, ये सही है कि नहीं है? चलिए अब आते हैं चौथे वाले पे, इंटरनल एनर्जी चेंज इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी चेंज इन एडियाबैटिक, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी ज्यादा चेंज होगा कि एडियाबैटिक में इंटरनल एनर्जी ज्यादा चेंज होगा? क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, तुम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो, क्या शर्मा रहे हो? अभी करेंट टॉपर कौन है? अच्छा अच्छा, हाँ तो टॉपर जी थोड़ा देखिए इधर और जवाब दीजिए, आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज होता है कि नहीं? किसने जवाब दिया, क्यों होता है जीरो? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, तो आइसोथर्मल के केस में तो डेल्टा यू क्या हो जाती है, कोई दिक्कत? ठीक है,
अब एडियाबैटिक का केस देखते हैं। तो एडियाबैटिक का केस में देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, दिस। एडियाबैटिक के केस में ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा यू क्या हो गया, वर्क डन के बराबर, और वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डी वी, होता है कि नहीं होता है। अब इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन को ध्यान से देखो, वॉल्यूम उसमें एक्सपैंड हो रहा है ना, तो जैसे ये पीडीवी लिखोगे तो लिखोगे ना माइनस V2 माइनस, और ये जो आएगा तुमको ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, V2 माइनस V1, तो ओवरऑल ये निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर गया कि नहीं किया। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या है, वैसे भी अगर ये वाला सही समझ लिया होगा तो ये वाला भी समझ लिया होगा, बी और डी रिलेटेड है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज तो इंटरनल एनर्जी, समझ गए थे ना। वैसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, जैसे भी देखना चाहो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सी एन, ये भी 2013 में पूछा गया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना, आसान कहाँ है, तुम बुद्धि लगाओगे तब ना। लिखिए लिखिए, लिख लिए हो, सब टिक ही तो करना था, ये सब नहीं लिखोगे, ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं। हम लोग ना पता कौन सा टेस्ट देने वाले हो कल। अब लगता है कि आसान सा क्वेश्चन दे देना चाहिए तुम लोग को, थोड़ा सा जो तुम लोग बना सको ना, तुम लोग थोड़ा सा डिप्रेस हो जाओगे। वैसे क्वेश्चन तो ये भी आसान ही था, लेकिन तुम लोग बुद्धि लगाते नहीं हो ज्यादा। लिखो, चल ये सब तो लिख ही लिए हो। ठीक, ए गीतांजलि, ये क्वेश्चन करो तो। तुमको ज्यादा बात करने आता है, जब बोला कि बात नहीं कर रहा है। तुम दोनों को बोले थे ना कल से अलग अलग बैठने को, जगह नहीं है, इतना बेंच खाली है, जगह नहीं है। कहाँ, अरे किसी का बर्थडे नहीं है आज, रोज इसका साल में 4 बार बर्थडे होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन पे तुम्हारा ध्यान काहे नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान है।
क्वेश्चन करो, एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को, क्वेश्चन करो इसको। अरे यहाँ DW लिख दिया। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? और अनमोल, अनमोल नाम है ना। क्वेश्चन करो तो। आपस में बातचीत भी करो तो क्वेश्चन के रिलेटेड बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम रोज क्लास क्यों नहीं आते हो? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? और तुम सप्ताह में एक दिन क्लास क्यों नहीं आ जाते हो? और तुम दोनों साथ रहते हो क्या? ले, कम से कम अलग तो रहो उससे, तो बचे रह जाओगे। लक्षण ठीक नहीं लग रहे उसके मेरे, उसी के बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। थोड़ा सा तो ख्याल रखो। कितनों के ये पहले वाले क्वेश्चन बन गए हैं? बन गया तुम्हारा? नहीं बन, या तो बन जाएगा या तो नहीं बनेगा। ये बना रहे वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हारा जी, हाँ हो गया ना। मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देती है। और अभी तो इक्विलिब्रियम बाकी है मेरे दोस्त, अभी तुम लोगों ने देखा कहाँ है। तुम लोगों को तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और वो मॉल कॉन्सेप्ट जैसी ही दुनिया है।
आराम से चल रहा था गाड़ी। गाड़ी चलाने समय के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है, मेहनत लगती है गाड़ी चलाने में। देखो ध्यान से इधर, चले सब लोग अपना पेन बंद करेंगे, समझ गया मैं। ले इतना ही लिख पाए हैं अभी तक, और पेन चला रहे 10-15 मिनट से। देखो ध्यान से, वर्क डन फॉर नॉन आइडियल गैस, ऐसे एक्सप्रेशन लिख दिया है उसने, आपको बताना क्या है, डी डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू बताना है। तो डी डब्ल्यू दिया हुआ है तो डब्ल्यू कैसे बताओगे, किस गणितीय क्या बोलते हैं उसको, अच्छा इंटीग्रेशन का यूज कर लोगे, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू will give you RT V माइनस बी, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो एक्सपैंड कहां से कहां हुआ, 10 to 100, तो लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 100, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये एडिशन में है ना, वो एक ही बात है, सब्ट्रैक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ एडिशन। गधेरे हो तुम लोग, आज तक यही नहीं समझ पाए। अलग अलग लिख सकते हैं ना, बस। अब इंटीग्रेशन में तो आप लोग को महारत हासिल है ना, मैं सुनने में आया है ऐसे। सुने, भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो अब देख लो, आरटी बाहर आ जाएगी ना, अरे आरती नहीं आरटी, वी माइनस वी एंड डीवी का इंटीग्रेशन है 1/v, ये तो कांस्टेंट टर्म है। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/v डीवी का इंटीग्रेशन, याद है किसी को, भूल गए, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, ln v, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ v नहीं है, v माइनस बी है, तो मैं लिख देता हूं v माइनस, और लिमिट तो लगाया नहीं ना, लिमिट लगा देंगे 10 टू माइनस, ए को ले आओगे बाहर, 1/v स्क्वायर का करोगे इंटीग्रेशन, 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे चलो थोड़ा हल्का कर देते तो ऐसा लिख सकते हैं ना, अब तो कर लोगे इंटीग्रेशन, अरे अब कर लोगे, माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, +1 करोगे, और नीचे भी क्या करोगे, -2 + 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना v -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस, अब लिमिट लगाओ, तो क्या होगा 100 माइनस बी माइनस 10 माइनस, कोई दिक्कत, लेकिन तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा ln ना लिखना पड़ेगा जी, ln के रिस्पेक्ट में है ना, तो ln 10 माइनस, कोई दिक्कत, यहां क्या करना पड़ेगा, माइनस, इधर करो, -2 + 1 -1, और ये कितना हो गया, -1, इसको बाहर लाओगे तो +1, ये हो गया प्लस, फिर से बोलो क्या, -2 + 1 -1 बाहर लाओगे तो, और ये हो जाएगा 1/b, समझ में आया, -1 तो नीचे आओगे तो प्लस में बदल जाएगा, लिमिट लगा दोगे तो एक बार लिख देना 100, सॉरी,
और एक बार लिख देना, कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लो। ln a माइनस ln b क्या होता है? चलो कम से कम किसी को फॉर्मूला तो याद है, बाकी तो यहाँ गणपति जी के लगते हैं, विसर्जन में आए हो। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/100 माइनस 1/10। ओहो, बहुत बड़ा सब तब सवाल पूछ दिया ना, बाप रे बाप, हो नहीं पा रहा इन लोगों से। कितना होगा? -9/100, -9। श्योर हो क्या तुम लोग? तो यही हो गया तुम्हारा वर्क डन। क्या हो गया? कोई दिक्कत? किसी को समस्या? लिख लो। और दूसरे वाले जो क्वेश्चन उस पर थोड़ा ध्यान देना। क्या हुआ?
तुम नाच कह रहे हो? क्वेश्चन बनाओगे कि तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? वीक्स? ऐसा ऐसा तो मैंने कोई चीज नहीं पढ़ा दे तबीयत खराब हो जाए तुम लोग की। ये क्वेश्चन कितने लोगों से बन गई? बना रहे हैं, अच्छा अच्छा। ये सब लोगों ने छाप लिया है ना? बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि एक आइडियल गैस है जो 10 लीटर टू 100 लीटर एक्सपैंड हो रहा है 300 केल्विन पे अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। ओके, तो वर्क डन निकालना है। बहुत बढ़िया। मुझे जहां तक याद है आज से कुछ क्लास पहले मैंने आपको पढ़ाया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने वर्क डन की एक कंडीशन बताई थी और उसमें एक प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आया था जो बहुत यूजफुल है, बहुत बार आता है। वो फॉर्मूला जहां तक मुझे याद है आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन याद तो होनी चाहिए थी। तो सभी लोग अपना कॉपी देखेंगे पीछे पलट के और वो फॉर्मूला मुझे बताएंगे। तुम नहीं आए थे उस दिन, इसको ये तक याद नहीं है कि मैं आया था कि नहीं उस दिन। तुम लोग बना रहे थे तो बना क्या रहे थे इतना देर से? जब अच्छा, बनाने में समय लगता है। हो गया? नहीं मिला फॉर्मूला ना? क्या है? यही था ना? अरे यही था ना? था ना? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल होने पे वर्क डन ऐसे ही निकालते थे ना? एन क्या था? नंबर ऑफ मोल, कितना मोल गैस है, और आर की वैल्यू दे दिया है, जूल केल्विन में है, ध्यान रखना इस बात का। और टेम्परेचर कितना है जी? 300 केल्विन। एलएन V2 कितना है? बाय, कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? अच्छा, इन सबको तो तुम मल्टीप्लाई कर ही लोगे, इसको करोगे तो ये 10 आ जाएगा ना। यहाँ बेस कितना है E, तो मैं चाहता हूं इसको log 10 बेस में बना दो। तो 10 बेस में बनाने के लिए क्या करते? 2.303 से, ये सब बात पता है ना? तो उससे ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये क्या बन गया? log 10 बेस, और ये क्या था? अब log 10 बेस 10 की वैल्यू जानते ही हो कितनी होती है? हाँ,
माइनस साइन छूट रहा था। अब बाकी तुमको गुना करने में तो मुझसे महारत हासिल होगी ही। ये पूछा गया हाल फिलहाल में 24 का क्वेश्चन है रे गधेरा। ये सब इसी साल का क्वेश्चन है मेंस का। 24 में पूछा गया है। अब तो लेवल इस तरीके के ही आ रहे हैं, फॉर्मूला पुटिंग, वैल्यू पुटिंग। तुम मैथ के स्टूडेंट हो कि बायो के? किसके? मुझे यही आशा थी। एक हल्का सा क्वेश्चन और दे दूं। और ये क्वेश्चन तो ताजा ताजा आया हुआ है। ताजा ताजा समझते हो? इसी साल छन के आया है ये। ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, बहुत गर्म है ये। लेकिन
बहुत हल्का है, तो बहुत हल्का है तो तुम लोग समझ ही गए होगे। ये 24 एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया इस साल। लिखो, करो इसको, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, उतना तुम्हारे पास है। अरे मान लो है, मैं कह रहा हूं तो मान लो। हाथीराव जी, क्या हुआ? तुमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया ऊपर ये वाला क्वेश्चन का आंसर को? घर जाके करेंगे। रुक जाओ, गीतांजलि तुमने तो कर लिया होगा ना? तो ये ठीक है, तुम क्वेश्चन पहले देखो, मल्टीप्लाई तो बाद में होते रहेंगे। पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं ना, जिस पर्सन को डिसिप्लिन की जरूरत है उसको लाना पड़ेगा, इसमें है नहीं, उसमें एक्स्ट्रा है, तो उससे थोड़ा सा ब्रेक भी करवाना पड़ता है कभी कभी। और तुम्हारे पास तो बिल्कुल है ही नहीं, नदारद है डिसिप्लिन। क्या बुरा मान लोगे? कल से मत आना। हाँ दिख रहा है, तुम्हारा ही दोस्त है ना। इसी में चोट लगा है तुम्हें? मैं ऐसे ही वो मारते रहता हूँ, कुछ मार दिया तो टांग वांग टूट जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी हरकतें भी बहुत अच्छी नहीं है, तुम्हारा तो पढ़ाई लिखाई में से लगता है ध्यान चला गया है। छोटा छोटा वो चिंदी जैसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुमसे, किसके वजह से? स्क्रीन टाइम अपना घटाओ, वरना लाइफ टाइम घटा देगा वो। तुम लोग गलत फायदा उठा रहे हो। और ये लोग तो मतलब लग रहा है कि अपना नया चेहरा दिखा रहे हैं। मैं तो शरीफ समझ रहा था, लेकिन वो तो भ्रम मेरा टूट ही रहा है। इस क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको मैं शरीफ का तगमा दे सकूं, ये बात मुझे थोड़ा सा तुम्हें देख के लगता था, लेकिन तुम हो नहीं, है नहीं, है नहीं। ओह सॉरी सॉरी, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन प्रेजेंट इन द क्लास। कौन? चलो इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो, पहले के क्वेश्चनों के भांति ही इस क्वेश्चन का जवाब भी आपसे नहीं हो पाया है, तो मैं ही समझाता हूं। सभी लोग लिखना बंद करेंगे और बोर्ड की तरफ अपना नजर गड़ाएंगे, ठीक है? कोई बोर्ड की तरफ देखो। प्रोसेस कहां से कहां हो रहा है? एक्स टू वाई और वाई टू, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो ध्यान से, ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। एक्स टू वाई प्रोसेस को देखो, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। एक्स टू वाई को जब तुम ध्यान से देखोगे तो टेम्परेचर तुमको क्या दिखेगा? टेम्परेचर इंक्रीज दिख रहा है। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? ये किसी को ऐसा लग भी रहा है कि टेम्परेचर वैरी कर रहा है? देखो एक्स टू वाई प्रोसेस में क्या है? टेम्परेचर वैरी क्या कर रहा है? वॉल्यूम। आपसे पूछ क्या रहा है? इंथैल्पी। तो पहला देखो, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं,
पहला जो आपको पाथ है x2y, इसमें डेल्टा टी क्या हो गया? 0। क्या हो गया डेल्टा टी? तो जब टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो रहा हो उस समय इंथैल्पी क्या होती है? ठीक है, इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी आपको? कोई दिक्कत? अब तुम बोलोगे कैसे? बोलो। बहुत वो, यही सब आप सुनना चाहिए। ये वाला एक्सप्रेशन आपको भली भांति याद होगा, इस बात की उम्मीद तो मुझे कम है, नहीं चलो मान लेता हूं कि तुम्हें याद है कि इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आर। अब ये बात तो मैं कई बार चीख चीख के कह सका हूं कि डेल्टा टी 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? अब इस प्रोसेस को ध्यान से देखो तो इसके पास बच क्या गया? डेल्टा एन आर टी। नंबर ऑफ मोल तो बाबू चेंज कर नहीं रहा है, तो हो क्या गया ये? एन आर डेल्टा, और डेल्टा टी क्या हो गया? तो डेल्टा एच क्या हो गया? तो ये बातें जो मैंने अभी बताई इसको क्या कर लोगे? गांठ बांध लोगे। किसमें बांधोगे? समझ रहे बातों को? मस्तिष्क के अंदर बिठा लोगे कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंथैल्पी में चेंज। कोई दिक्कत? तो मेरा ध्यान किस पे जाना चाहिए? आप सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड वाले पे कैसे जाएगा? देखो ध्यान, y2 y2z में तो टेम्परेचर चेंज कर रहा है ना, वॉल्यूम क्या है? कोई दिक्कत? तो टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो इंथैल्पी तो चेंज, अब वो निकालनी भी पड़ेगी। अब कैसे निकालेंगे इस पे ध्यान से सोचा जाए। तो सबसे पहले मैं सहारा लेता हूं किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। किसका सहारा लूंगा? और आप लोग इस बात से वाकिफ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यही है ना? बोलो, जोर से बोलो। कोई दिक्कत? वॉल्यूम क्या है y2z प्रोसेस में? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? सबकी आवाज आनी चाहिए थी इसमें। जब dv 0 होती है तो वर्क डन कितना होता है? तो मैं इसको अलविदा कह दूं? तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके? हीट चेंज के बराबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करने का प्रयास करो। यहां पे आपको इंफॉर्मेशन में दिया क्या था? सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया था ना सीवी। तो मतलब इसका कोई यूज तो होगा तब ऐसे दिया हुआ इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसका यूज कैसे है इस बात पे ध्यान से देखो। सीवी अगर तुमको दिया हुआ है और टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, तो तुम डेल्टा क्यू निकाल लोगे ना? डेल्टा क्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? सीवी के सबको भूल गए। सीवी कैसे डिफाइन था? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बोलो, अरे बोलो। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, मतलब ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम यहाँ पे पहले से ही कांस्टेंट कर दिया तब ना वर्क डन 0 हुआ है। बोलो। और ये किसके लिए डिफाइन था? 1 मोल के लिए। n मोल के लिए होगा तो क्या होगा? ये सब बातें हम लोग देख चुके थे ना? चलो, अच्छा नहीं तो ये वाला फॉर्मूला तो मैंने लिखाया ही हुआ है, ये तो लिखाया ही हुआ है, तो ऊपर उधर चला जाएगा तो एनसीबी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया? एन सीवी डेल्टा। अब एन तो लगता है मुझे दिया हुआ है 5 मोल, सीवी की वैल्यू दी हुई है, और डेल्टा टी तुम लोग यहां से देख सकते हो कितना है? 415 माइनस 300। देख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? बोलो, कोई दिक्कत? यहां से डेल्टा क्यू भी निकल गया, मतलब डेल्टा यू निकल गया। क्या निकल गया?
तो डेल्टा यू कितना हो गया तुमको 5 इंटू 12 इंटू इसको माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 65। अब 65 15 कितना होता है? लोग कहते हैं 80 होता है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी निकल गया इस प्रोसेस के लिए। इंटरनल एनर्जी निकल गया तो इंथैल्पी भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर। कोई दिक्कत? तो डेल्टा यू प्लस मोल तो चेंज होगा नहीं, तो ये आ जाएगा एन आर और डेल्टा। तो डेल्टा यू पहले ही तुमने निकाल लिया ना, और डेल्टा टी तो दिया ही हुआ है, तो इंथैल्पी चेंज नहीं निकल गया? निकल गया जी। समझ रहे हो बातों को? आसान क्वेश्चन है ना। जितना दे मुझे क्वेश्चन लिखने उससे कम दे तो बनाने में लगे हैं, तो आसान ही है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ रहे हो बातों को? तो पहले प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज 0 था, तो उसे कोई लेना देना नहीं, ओवरऑल इंथैल्पी चेंज जो होगा यही होगा। चलिए छाप लीजिए। बोलते बोलते मेरा भी थोड़ा गला सूख गया। नहीं पानी अब मैं जाके ही पीऊंगा।